दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आपका स्वागत है। घर में घुसकर मारेंगे, हमने यही तो कहा था इस्लामिक आतंकवादी हमलों के जवाब में। हम बल्कि घर में घुसकर काफ़ी आगे बढ़े भी, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक भी किया और मामला काफ़ी दिनों तक शांत भी रहा। किंतु अब फिर वे हमारे घर में घुसकर फौजियों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बेकसूर इंसानों को मार रहे हैं। इस खेल में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। कभी 1, कभी 2, कभी 5, कभी 10 फौजी शहीद हो जाते हैं, घर बेसहारा हो जाते हैं, सब बच्चे लावारिश हो जाते हैं। अब तो लगता है कि हमारे पास इसका कोई उपाय बचा ही नहीं। हमें कोई भी और उपाय नहीं सूझ रहा, तभी तो नहीं कर रहे हैं। हमेशा ये बयान आता है कि सरकार इसे पूरी गंभीरता से लेगी और कड़ाई से लेगी, इस पर छोड़ा नहीं जाएगा, मगर चल तो सब वैसा ही रहा। लेकिन इसमें शांति से बैठकर सोचना होगा कि आखिर किया क्या जा सकता है। आप इस बात को या इस सवाल पर जितनी बार सोचेंगे, जितनी बार दोहराएंगे, उसका एक ही उत्तर आएगा कि मुकम्मल फौजी जंग किया जाए और वही इस समस्या का अंतिम परिणाम होगा। वैसे इस विषय पर सोचने का काम हमारे NSA डोभाल साहब का है, विभिन्न खुफिया एजेंसियों का है, हमारे सेनाध्यक्षों का है तथा हमारे प्रधानमंत्री का है, रक्षा मंत्री का है, विदेश मंत्री का है। एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो इस स्थिति पर सोचेगी। किंतु मेरा कहना है कि अब सोचने की रफ्तार बढ़ानी होगी। ये और बात है कि अचानक से लोग फौजी जंग की बात स्वीकार नहीं करते। इसका कारण है कि वे शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं, घर में AC होता है, दफ्तर में AC होता है और कार में भी AC होता है, यानी वो पूरा एक कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं और उनके जीवन में शांति बनी रहती है। इसलिए वे हमेशा हर कीमत पर शांतिपूर्ण उपाय निकालना चाहते हैं। ऐसे महानुभावों से यह अपील की जा सकती है, यह निवेदन किया जा सकता है कि कम से कम 1-2 दिन किसी एक शहीद के घर में गुजार कर देखिए क्या आलम है, कैसे वक्त गुजरता है उनका। इसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि इस पाकिस्तान की समस्या पर कोई भी टीम अगर विचार करती है या कुछ सोचती है तो उसके पहले उस टीम को यह मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के मन में भारत के लिए क्या है। देखेंगे आप
कि पाकिस्तान के पास भारत के लिए नफ़रत है, केवल नफ़रत है, बेपनाह नफ़रत है। इस नफ़रत की शुरुआत हाल फिलहाल के कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं विकसित हुई है, बल्कि मैं आपको याद दिला दूं कि भारत का बंटवारा और पाकिस्तान का निर्माण किसी मजहबी कारण से नहीं हुआ था, बल्कि इस नफ़रत के कारण ही हुआ था, जो कि हिंदुओं के प्रति मुसलमानों में एक जनजात नफ़रत भरी होती है, क्योंकि हिंदू काफिर होते हैं, नापाक होते हैं, नीच होते हैं, जैसा कि उन्हें बताया जाता है। वैसे जैसा भी हो, किंतु लोगों ने पाकिस्तान मांगा और उन्हें पाकिस्तान अदा किया गया। उनमें से कुछ लोग अपनी मर्जी से भारत में ही रहना चाहते थे, भारत ने उन्हें भी स्वीकार कर लिया, यानी कि सब कुछ मुसलमानों के मन मुताबिक हुआ। इसका परिणाम कम से कम इतना तो होना ही चाहिए था कि भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों में कभी हिंसा और आगजनी नहीं होनी चाहिए थी, कभी झगड़ा भी नहीं होना चाहिए था, और भारत तथा पाकिस्तान के बीच दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए थे और दोनों को मित्र राष्ट्र की तरह रहना चाहिए था। किंतु क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का बनना यानी पाकिस्तान मांगना और पाकिस्तान का बनना तथा कुछ मुसलमानों का भारत में ही रह जाना, यह महज संयोग नहीं था, बल्कि यह एक बहुत लंबी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। इस अशांत और जंग के माहौल में हर भारतीय ठगा हुआ सा महसूस करता है। ऐसा लगता है कि हम किसी साजिश के शिकार हो रहे हैं, और जबकि वास्तविकता यही है, इससे अलग, इससे जुदा नहीं है। यहाँ पहले यह उल्लेख करना ज़रूरी है, जैसा कि विद्वान बताते हैं कि इस्लाम दुनिया को दो भागों में बांटता है, एक दारुल हरब, दूसरा दारुल इस्लाम। दारुल हरब यानी जिस देश में मुसलमान रहते तो हैं, किंतु शासक काफिर होता है, और दूसरे वो मुल्क जहाँ पर इस्लाम का शासन होता है, उसे दारुल इस्लाम कहते हैं। लोग यह भी बताते हैं कि इस्लाम का हुक्म है दारुल इस्लाम के राजाओं को, वहाँ के सदर को, वहाँ के कमांडर इन चीफ को, या वहाँ के सर्वे सर्वा जो हैं उनको यह हुक्म है कि दारुल हरब को किसी भी तरह दारुल इस्लाम में बदल दें, और यह सिलसिला तब तक जारी रहना चाहिए जब तक पूरी दुनिया दारुल इस्लाम नहीं बन जाती। इस काम के लिए दारुल इस्लाम के बादशाह या हुक्मरान
किसी दूसरे दारुल इस्लाम के हुक्मरान की सहायता भी ले सकते हैं। यानी येन केन प्रकारेण हर दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदल देना है। इस बाबत पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाने यानी इस्लामी हुकूमत कायम करने की एक बहुत बृहद योजना बनाई गई और उस योजना के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप को भी दारुल इस्लाम बनाने यानी इस्लामिक हुकूमत कायम करने की एक योजना बनी, जिसमें नक्शे के अनुसार विभिन्न भागों का उल्लेख किया गया है। इस मंसूबे से या इस बड़े उद्देश्य के लिए देवबंदी तथा बरेलवी दोनों मुसलमान एक जगह राजी हो गए। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, भले ही दोनों का तरीका अलग अलग था। इसके पहले या इसके अलावा यानी इस योजना पर राजी होने के पहले या इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते थे। दोनों में एक मूल अंतर ये है, मूल फर्क ये है कि बरेलवी समुदाय सूफीवाद को मानता है, इसलिए मज़ार की पूजा करता है, जबकि दारुल उलूम देवबंद यानी देवबंद समाज अपने शाह वलीउल्लाह के कथन को मानता है। इसलिए बरेलवी समुदाय हज़रत मोहम्मद को नूर अल्लाह यानी डिवाइन बॉडी, डिवाइन एग्जिस्ट एंटिटी मानता है, जबकि देवबंदी समाज हज़रत मोहम्मद को बेशक अल्लाह का फरमान ज़मीन पर लाए थे, किंतु शाह वलीउल्लाह ने उन्हें एक आम आदमी बताया था। यही बुनियादी फ़र्क है इन दोनों सेक्ट के बीच में। लेकिन वो सूफीवाद मानने के कारण वे मज़ार की पूजा करते हैं। इन दोनों में बिखराव इतना ज़्यादा रहता है दोनों के बीच कि जहाँ एक तरफ बरेलवी समाज पाकिस्तान की मांग कर रहा था, वहाँ देवबंदी मुसलमान इसके विरोध में जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस में शामिल हो रहे थे। फिर ये दोनों एक महती योजना पर साथ काम करने को राजी हो गए, किंतु दोनों के काम करने का तरीका अलग था। देवबंदी मुसलमानों का तरीका था कि वो इसी देश में रहेंगे, इस देश में अशांति फैलाएंगे, अपनी शक्ति, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और धर्मांतरण के माध्यम से हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ेंगे। जबकि बरेलवी मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद का हिजरत मॉडल का अनुकरण किया। जैसे हज़रत मोहम्मद मक्का छोड़कर मदीना चले गए, वहाँ जाकर के उन्होंने दैविक ऊर्जा और प्राप्त की
और उसके बाद इस्लाम को स्थापित किया। बरेलवी समाज की योजना यह थी कि वह भी शिर्क और कुफ्र कि इस नापाक धरती को छोड़कर एक इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में जाकर फिर वहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करें और भारत पर आक्रमण करके इस पर कब्जा जमाएं और उस पर इस्लाम की स्थापना करें। यह बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि दोनों ही पक्ष कि जो भी योजना बनी थी उसकी बुनियाद नफरत थी, हिंदुओं के प्रति जाति नफरत। और इन दोनों की योजनाओं का परिणाम यह है कि आज भारत की सरहद बाहर से भी और अंदर से भी दोनों तरफ से असुरक्षित है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा उसका सारांश यह है कि मुस्लिम समुदाय एक बड़ी योजना के तहत दो वर्गों में बंट गया। एक ने पाकिस्तान में बसेरा किया और दूसरे हिंदुस्तान में रह गए, और जो अंदर रह गए उसे अंदर से तोड़ने लगे तथा जो बाहर गए वो बाहर से इस पर कब्जा जमाने की योजना बनाते रहे। इनकी जड़ में कि नफ़रत है, केवल नफ़रत, यानी मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति जाति नफ़रत है। इसलिए मेरा कहना है कि स्ट्राइक से इलाज नहीं होगा। संभवतः स्ट्राइक करने से न ये नफ़रत समाप्त होगी, न दोनों के बीच प्रॉक्सी वार समाप्त होगा। इस नफ़रत की इंतहा जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो भारतीय सैनिकों के पराक्रम से पाकिस्तान पराजित हुआ, किंतु पराजय के कुछ ही महीने बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से वर्ष 1965 में कहा था कि भारत से किसी तरह की सुलह की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि हम ये घोषणा करते हैं कि भारत से हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। यह उद्घोषणा 1000 Years War के नाम से मशहूर है, बहुत जाना जाता है, बहुत परिचित टर्मिनोलॉजी है, बहुत परिचित शब्द है। इस 1000 साल की जंग को बाद में जब जनरल याहिया खान राष्ट्रपति बने पाकिस्तान की, तो वो एक फ़ौजी थे, इसलिए उन्होंने एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन तैयार किया जिसका टाइटल था ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। इस समय तक याहिया खान ने महसूस किया कि इस समय तक ज़माना बदल चुका है और अब परंपरागत जंग का चलन नहीं रहा, अब प्रॉक्सी वार का युग है। इसलिए पाकिस्तान ने भारत से प्रॉक्सी वार शुरू किया, जिसमें प्रॉक्सी आतंकवादी होते हैं, या यूँ कहें आतंकवादी
इस वार के प्रॉक्सी होते हैं। इन आतंकवादियों को कोचिंग दे करके, ट्रेनिंग दे करके, काफ़ी पढ़ा लिखा करके तैयार किया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है। इसके लिए बहुत असलाह की ज़रूरत पड़ती है। खाने पीने के सामान लगभग 1 सप्ताह तक की तैयारी करके उन्हें हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल कराया जाता है। मंशा ये है, मंसूबा ये है कि हर आतंकवादी कुछ न कुछ छोटा या बड़ा डैमेज करेगा ज़रूर हिंदुस्तान को। भले ही वो डैमेज हिंदुस्तान के लिए कट साबित होगा। और याद रखें, डॉक्ट्रिन है ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। इस प्रकरण को भी ध्यान में रख करके आप सोचें तो इस जंग की बुनियाद हिंदुओं के प्रति मुसलमानों की जाति नफरत है। और यह नफरत केवल जंग से समाप्त होती है, केवल शक्ति द्वारा कुचल दी जाती है। हमारा पड़ोसी चीन इसका उदाहरण है। हालांकि वो भी एक एक्सट्रीम है, उसको एक सामान्य उदाहरण नहीं माना जा सकता, किंतु भय से प्रीत उत्पन्न किया जाता है, यह एक सच है। दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने तथा मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।